नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप सबको बता दें कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूजीसी नेट और DEED+B का नया बैच शुरू हो चुका है। आप पूरा बैच अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। ठीक है, यहां पर आपको करना होगा व्हाट्सएप। इसके अलावा अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हो तो अभ्यास बैच से भी जुड़ सकते हैं। अभ्यास बैच में आपको चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा और उससे भी जुड़ने के लिए आप यहां व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभ्यास बैच किसके लिए होगा? LT ग्रेड के लिए होगा और यूपी TGT और PGT के लिए होगा। तो आज ही व्हाट्सएप करिए और अभ्यास बैच से जुड़िए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोगों ने साथियों जहां तक बात की थी वह था हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह से लिखा गया, यानी इतिहास जब लिखा जाता है तो उसके पीछे का कुछ स्रोत होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो स्रोत ग्रंथ थे उनकी चर्चा किया और प्रमुख इतिहास लेखन की पद्धतियों की चर्चा किया। ये दो चीजों पे चर्चा कल हो चुकी थी। अब सीधे हम चलते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों पर। ठीक है, किस पर चर्चा करेंगे? अब प्रमुख इतिहास ग्रंथों पर। वो कौन से प्रमुख इतिहास हैं जो हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनसे महत्वपूर्ण सवाल आपके यहां बनेगा। तो फटाफट एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। आवाज आ रही, वीडियो चल रहा, सब कुछ ठीक है? शुरू करते हैं। तो साथियों यहां पर सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है आप सब जानते हैं किसका है? गारसा द तासी का है। गारसा द तासी का है और इनकी रचना का नाम है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। और इतिहास ग्रंथ का जो अलग अलग अर्थ है वह भी पूछा जाता है। तो जहां पर इस्तवार का मतलब क्या हो जाता है? इतिहास हो जाता है। इतिहास का मतलब हो जाता है, अंग्रेजी में इसे हम हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इस्तवार का मतलब हिस्ट्री, लिटरेचर का मतलब हो जाता है यहां पर लिटरेचर, या फिर हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। फिर हमारा शब्द बनता है एंदुई और फिर बचता है हिंदुस्तानी। और तो एंदुई का मतलब होता है तत्सम की प्रधानता वाले हिंदुई शब्द। हिंदुई इसका मतलब हुआ तत्सम प्रधान, और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी, और इसमें क्या होंगे? अरबी फारसी, अरबी फारसी शब्दों की प्रधानता होगी। तो यहां पर प्रधानता के आधार पर एंदुई का मतलब हुआ तत्सम प्रधान होगा, अरबी फारसी शब्द इसमें प्रधान होंगे। यानी इस शब्द का अगर आपसे अर्थ भी पूछा जाए, इस शब्द का अगर आपसे अर्थ भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होगा? तो इतिहास हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। तत्सम प्रधान एंदुई का मतलब, एंदुई का मतलब यहां पर अच्छा हिंदुई हो जाएगा, और हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी हो जाएगा। यहां तक आप सबको समझ में आ गया? एक बार फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इतिहास ग्रंथ जो है हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास, यह क्या हो जाता है? इसका हिंदी नामकरण हो जाता है। इसका हिंदी नामकरण हो जाता है। अब इसका संस्करण भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संस्करण,
किस वर्ष आता है? तो ध्यान रखना है किसका जो प्रथम संस्करण है, इसका जो प्रथम संस्करण है यह 2 भागों में आता है, यानी प्रथम और द्वितीय। यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको द्वितीय संस्करण कह देते हैं, तो जबकि वो द्वितीय संस्करण न होकर प्रथम संस्करण ही 2 भागों में आता है, यानी पहला 1839 में और दूसरा 1947 में। कैसे याद रखना है? तो मैंने आप सबको याद कराया था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ उसके ठीक 18 साल पहले प्रथम इसका पार्ट आता है, प्रथम संस्करण का, और प्रथम संस्करण का जो द्वितीय भाग आता है वो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें तो पहला वाला जुड़ गया 18 साल, और दूसरा वाला जो है भारत के स्वतंत्र होने से, अच्छा यहां पर मैंने 19 लिख दिया, 18 होगा, ठीक 100 साल पहले। कितने साल पहले? ठीक 100 साल पहले। तो द्वितीय संस्करण भारत के आजादी के 100 साल पहले 1847 में आता है, और प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 में आता है, यानी इसके ठीक 18 साल बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। इसको याद रखना है क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाएंगे, यहां से सवाल पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय संस्करण ये कब आता है। तो इसका द्वितीय संस्करण आता है, क्या आता है? द्वितीय संस्करण आता है द्वितीय संस्करण, और इस द्वितीय संस्करण में इसके कुल 3 भाग हो जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम और द्वितीय जो है वह एक ही साथ आते हैं 1870 में, 1870 में, और तृतीय जो है वो 1871 में आता है। तो यहां से सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि इसमें कुल कितने संस्करण थे। तो संस्करण आपको ध्यान रखना है कि 2 संस्करण थे, और कितने भाग थे? तो तृतीय भाग थे। पहले संस्करण में 2 भाग था और दूसरे संस्करण में ये 3 भाग हो जाता है। ठीक है, तो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से इसका प्रकाशन होता है। तो इसका पूछा भी जा सकता है कि इसका प्रकाशन कहां हुआ। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी यहां से इसका प्रकाशन होता है। तो प्रकाशन भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशन जो है वह कहां से हुआ था। ठीक है, अब बाकी चीजें आप जानते ही हैं। इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। कितने रचनाकार हैं? तो 738 रचनाकारों का वर्णन इसमें देखने के लिए मिलता है। हिंदी रचनाकार 72 थे। तो सवाल जो पूछा जाएगा कि इसमें हिंदी रचनाकारों की संख्या कितनी थी? तो हिंदी रचनाकारों की संख्या थी इसमें 72। ठीक है, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 24 अध्याय हैं। पद्धति कौन सी है? तो कल मैंने ही आपको बताया था कि इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया था। वर्णानुक्रमी पद्धति पर इसके रचनाकारों को क्रम में सजाया गया है, क्रम में रखा गया है। प्रथम कवि और विभाजन। प्रथम कवि का आधार वर्णानुक्रम है, काल विभाजन नहीं है।
इसमें काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया गया। ध्यान रखना है कि मौलिक करीमुद्दीन ने इसे प्रथम 2 भागों क्रमशः अनुवाद किया। मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भाग का अनुवाद किया। किस नाम से? तो तबकात प्रथम और रसवारा सुवारा जो है यह इनका द्वितीय था। एक मिनट। तो इसका जो पहला भाग था तबकात सुवरा, तबकात सुवरा, तज़किरा-ए सुवराई हिंदी, तज़किरा ई सुवराई हिंदी, यह जो है इसके 2 भागों में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, यानी इसका जो प्रथम भाग है और यह इसका द्वितीय भाग है जिसमें इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, 1948 में भाषा फारसी, समय 1948। तो 1948 में किया गया इसका द्वितीय भाग का। अब मौलवी करीमुद्दीन ने इस पर जो काम किया उसमें कुल कितने लोग थे? तो अनुदित ग्रंथ में ग्रंथकारों की संख्या 1004 थी और हिंदी के केवल 60 लोग ही थे। तो यह जो ग्रंथ है इस तरीके से महत्वपूर्ण था। अब इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये तो फारसी का हो गया 1953, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अब ये याद रखना है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया और किस सन में किया। कैसे याद रखेंगे? तो 1953 में किया गया और इस ग्रंथ का हिंदी नाम क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास
हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया गया। अब इसमें कुल रचनाकार कितने थे? 358। कुल रचनाकार इसमें 358 थे और हिंदी के 220। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इसका अनुवाद किसने किया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, क्रम से ही पढ़ाया जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड क्लास सबके फोल्डर में डाल दी गई है। जिसको पढ़ना है वो वहां से कवर कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए। तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, कुल रचनाकार इसमें 358 थे और हिंदी के कुल रचनाकार इसमें कितने थे? 220 रचनाकार थे। दूसरा इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वो कौन सा था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर का था। शिव सिंह सेंगर का था और रचना का नाम शिव सिंह सरोज था। शिव सिंह सरोज था। देखिए, यहां पर काफी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसका नाम दोनों एक जैसा लगता है। यहां सेंगर है और वहां पर क्या है? सरोज है, तो लगभग एक जैसा देखने में लगता है। 1883 में प्रकाशन अगर इसका पूछे तो इसका प्रकाशन 1883 में होता है। संशोधित और परिवर्धित संस्करण जो आता है वो 1888 में आता है। संशोधित जो संस्करण है वो कब आता है? वह 1888 में आता है। क्लियर है? अब इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, अब यह एक सवाल और पूछा जाता है कि हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, तो यही है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यही है। बीपीएससी 4.2 गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाना है सर। अरे बीपीएससी तो बहुत दूर है भाई, काहे लिए परेशान है अभी। तो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो यही है। हिंदी में लिखा गया क्योंकि इसके पहले जो ग्रंथ लिखा गया था वो हिंदी में नहीं लिखा गया था। कुल रचनाकार कितने हैं इसमें? इसमें कुल रचनाकारों की संख्या 1003 है और हिंदी के रचनाकार उसमें कितने थे? तो
69 जो रचनाकार हैं हिंदी के हैं। हिंदी के रचनाकारों की संख्या अब यहां पर उन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है और यह भी वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया है और वर्णानुक्रमी पद्धति को अवैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्य या पुंड को प्रथम कवि, इसमें पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, अब यहां एक चीज और ध्यान रखने वाली है, कल ही इस पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने करवाया था। क्या? शुक्ल जी इसे इतिहास न मानकर वृत्त संग्रह इतिहास न मानकर इसे वृत्त संग्रह मानते। तो यहां भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई शुक्ल जी ने इसे क्या माना है, तो शुक्ल जी ने इसको वृत्त संग्रह माना है, अर्थात इसे इतिहास की श्रेणी में रखते नहीं है। इतिहास न मान। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की, जो इसके बाद इतिहास ग्रंथ लिखा गया। मिश्र बंधुओं ने जो इतिहास लिखा, श्याम शुक और गणेश, श्याम शुक और गणेश बिहारी मिश्र यहां पर कौन आता है मिश्र बंधुओं में, कौन नहीं आता, इससे भी संबंधित एक सवाल आपके यहां पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि मिश्र बंधुओं में कौन आता है। अब ध्यान रखना है कि इसमें कितने संस्करण कुल थे, कई बार इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो इसके कुल 4 संस्करण थे, कुल 4 संस्करण हैं। प्रथम 3 संस्करण कब आता है? 1913 में, और चौथा संस्करण 1934 में। कैसे याद रखेंगे? तो 13 में देखिए 3 आया है, यानी पहले संस्करण 13 में आते हैं, और जैसे ही हम 34 की बात करते हैं, यानी इसमें 4 आ रहा है लास्ट में, यानी चौथा संस्करण 1934 में आता है। यह भी पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा कराया गया, तो नागरिक बचानी सभा काशी, इसकी रचना, इसका प्रकाशन
नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि कालानुक्रमी पद्धति पर है, और एग्जैक्ट अगर कवियों का संख्या पूछ ले तो उसमें अंतर है। 4591, 4591 या 5000 कवियों का जीवन वृत्त कालानुक्रमी पद्धति पर है। तो ध्यान रखना है कि किस पद्धति पर यहां पर इसका प्रयोग किया गया है, किस पद्धति पर है। तो उन्होंने कालानुक्रमी पद्धति पर ही इसका लेखन किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सबको, कोई समस्या नहीं होगी। इन्होंने 5 युगों में और 8 भागों में इसको विभाजित किया है। 5 युग एवं 8 भागों में इसका विभाजन है। तो यहां से भी सवाल बनता है कि कितने युग हैं और कितने भाग हैं इसके। और इन्होंने भी पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। आदिकाल को आरंभिक काल, और पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना है। दोनों फैक्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और इन्होंने रचनाकारों को 3 श्रेणियों में बांटा। रचनाकारों को 3 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सी श्रेणी में? तो उत्तम, मध्यम, यानी पहली बार इस पद्धति का प्रयोग उन्होंने किया जहां पर कवियों के लिए निर्धारित किया गया कि कौन सा कवि किस प्रकार का है। तो उत्तम होगा, मध्यम होगा, या फिर कोई कवि सामान्य श्रेणी का होगा। तो कवियों को पहली बार, रचनाकारों को पहली बार 3 श्रेणियों में विभाजित करने का काम भी मिस्र बंधुओं ने ही किया था। अब इसके अलावा कवियों का तुलनात्मक अध्ययन भी इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। तुलनात्मक अध्ययन यानी कौन सा कवि बड़ा है और कौन सा कवि छोटा है, इस प्रकार का भी काम इन्होंने किया है। अब यह ग्रंथ जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है, नागरी प्रचारणी सभा और काशी की खोज रिपोर्ट, काशी की हस्तलिखित खोज रिपोर्ट के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया।
ये जरूर याद रखिएगा। अब यहां से एक चीज और ध्यान में रखना है, एक चीज और बहुत अच्छे से यहां समझना है कि कुल मिलाकर ऐसा भी कहा जाता है कि यह ग्रंथ सरकारी खर्चे पर लिखा गया। किस पर लिखा गया? तो यह ग्रंथ सरकारी खर्चे पर लिखा गया, ऐसा भी कहा जाता है। और शुक्ल के इतिहास का उपजीव्य ग्रंथ है। शुक्ल के इतिहास का उपजीव्य ग्रंथ है। शुक्ल जी इसे भी इतिहास नहीं मानते हैं और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहते हैं इसे। शुक्ल जी ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह यहां से भी सवाल पूछा जाएगा कि शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा है? तो इन्होंने इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो उन्होंने इसको भी इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा और इसे वृत्त संग्रह ही कह दिया। अब बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। तो कभी कभी 11 पूछता है, कभी कभी 12 पूछता है। ऑप्शन में अगर 11 12 दोनों रहे तो आपको 12 ही मानना है। ठीक है। तो रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, की पत्रिका विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन होता है। यह भी फैक्ट याद रखना है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में यह आता है। और 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1888 में। लेकिन एक इतिहास के रूप में इसका प्रकाशन 1 साल बाद होता है, यानी पुस्तकाकार के रूप में, पुस्तक रूप में 1889 में प्रकाशन हुआ। अगर आपसे पुस्तकाकार रूप में पूछे कि प्रकाशन कब हुआ है, तब आप 89 कहेंगे, अन्यथा आप इसको 88 ही जवाब में देंगे। ठीक है। अब किस भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया? तो
कालानुक्रमी पद्धति और अंग्रेजी भाषा में इसका लेखन होता है। तो इस तरह से भी सवाल आपके यहां बन सकता है। यहां से एक सवाल और बनता है, भक्तिकाल को स्वर्ण युग, भक्तिकाल को ईसाइयत की देन और स्वर्ण युग कहा। तो भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा है, यह भी सवाल आपके यहां पूछा जाता है। ग्रियर्सन ने, तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे। इसी श्रेणी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, उस समय काशी नागरी प्रचारणी सभा का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा औरा था, बहुत बड़ा नाम था और बहुत ज़्यादा कार्य भी था। उस समय 1929 में विधेयवादी पद्धति से इसका लेखन पश्चात प्रकाशन हुआ और ये ग्रंथ जो है इसमें कुल रचनाकार लगभग 997 हैं। हैं। अब दरअसल हरदेव बहारी और सरयूकरण पारीख, ये दो नाम आते हैं। 1908 में हरदेव बहारी और सरयूकरण पारीख, इन दोनों ने मिलकर एक काम शुरू किया। और क्यों शुरू किया, तो इन दोनों ने मिलकर शब्दकोश निर्माण शुरू किया और वो शब्दकोश निर्माण करते करते 20 साल का समय लगा। कितने साल का? 20 साल का। 1928 में हिंदी शब्द सागर शब्दकोश तैयार हुआ। फिर इन दोनों लोगों ने रामचंद्र शुक्ल को बुलाया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और फिर नागरी प्रचारणी सभा के इस ग्रंथ के लिए भूमिका लिखने के लिए कहा। और
हिंदी शब्दसागर की भूमिका काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरू किया। हिंदी शब्दसागर की भूमिका हिंदी शब्दसागर की भूमिका शुक्ल द्वारा लिखते हुए आकार में बड़ी हो गई। जिसका इतिहास के रूप में स्वतंत्र प्रकाशन उन्नीस में। सोचिए कि जो चीजें आप जानबूझकर करते हैं वो अच्छी नहीं हो पाती, और शुक्ल जी ने भूमिका के रूप में इसे लिखना शुरू किया और हिंदी का सबसे चर्चित, सबसे अलग विधेयवादी पद्धति, विकासवादी पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिख उठा। तो ये एक बड़ा जो है काम था जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। तो यहां से सवाल पूछा भी जाता है, अब यहां पर कुछ चीजें और याद रखने वाली हैं शुक्ल जी के ग्रंथ में, जैसे इनका जो संशोधित संस्करण कब आता है, 1940 में ईस्वी में आता है। और इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी है, तो हिंदी साहित्य की शुरुआत सिद्ध साहित्य से मानी है। तो यहां से भी ये सवाल बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दोहरा नामकरण की दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति भी इनके यहां दिखाई पड़ती है। इसके बाद जो इतिहास ग्रंथ है वह आचार्य राम कुमार वर्मा या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से इन्होंने इसका लेखन किया। किस नाम से किया, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से इसका लेखन उन्होंने किया है। अब भक्तिकाल और आदिकाल, तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का वर्णन है।
693 से 1693 ईस्वी तक का वर्णन है, यानी आदिकाल से भक्ति काल का वर्णन ही है। यानी इन्होंने सभी कालों का वर्णन नहीं किया है, सभी कालों का वर्णन नहीं किया है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। कल भी पेपर जब मैं करवा रहा था तो वहाँ ये सवाल मैंने रखा था, तो इसे याद रखिएगा कि आदिकाल और भक्तिकाल का ही वर्णन इन्होंने किया है। बाकी स्वयंभू को इन्होंने प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब बात करते हैं अगले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्गम विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 ग्रंथ हैं इनके, 40, 52 और 52 के। कुछ जगहों पर इसका समय 1953 ईस्वी भी मिलता है। अब इन तीनों का क्रम पूछा जाता है। जैसे कुछ इतिहास ग्रंथ लग देंगे कि भाई ठीक है कि इन इतिहास ग्रंथों को क्रम में रखिए। तो अब मान लीजिए इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ग्रंथ, 3 ग्रंथ रख दिया और एक ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का रख दिया और कह दिया कि इनको क्रम में रखिए। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा? तो पहले भूमिका, फिर विकास, फिर आदिकाल, ऐसे याद रखेंगे। भूमिका, विकास, आदिकाल। भूविया, भूवीय, भूवीय इसका क्रम होगा, भूवीय क्रम इसका क्या होगा? भूवी होगा। 1229 कवियों का परिचय इसमें। और तुलनात्मक पद्धति भी है। कैसी है? तुलनात्मक और समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करके इस इतिहास ग्रंथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त का भी इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त। अब गणपति चंद्र गुप्त की बात करें अगर, तो इनका जो इतिहास है
इनका इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 1964 और 1965 दो भागों में यह विभाजित है। यानी प्रथम भाग और द्वितीय भाग। यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ, कौन सा इतिहास ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। तो प्रथम भाग 1964 में और द्वितीय भाग कब इसका आता है, 1965 में आता है। भाषा वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। भाषा वैज्ञानिक पद्धति है शालिभद्र सूरि, को प्रथम कवि माना गया है। तो देखिए किसने किसको प्रथम कवि माना है, यह भी सवाल आपके यहाँ बनता है और पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक चीज और पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत इन्होंने किस साहित्य से की है। जैसे शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य से की है, तो शालिभद्र सूरि ने हिंदी साहित्य की शुरुआत किससे की है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर जिसको ये पहला कवि मान रहे हैं उसी से ही ये हिंदी साहित्य की शुरुआत भी करेंगे। यानी यहां पर हम लिख लेंगे हिंदी साहित्य की शुरुआत, हिंदी साहित्य की शुरुआत कहां से करते हैं, तो ये जैन साहित्य से। कहां से करते हैं, तो जैन साहित्य से करते हैं। किसने कहां से कहां तक हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, कौन कहां से करता है, इस तरह का सवाल भी आपके यहां बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा भी एक इतिहास लेखन की शुरुआत की गई और यह 18 भागों में प्रस्तावित है। ठीक है, यह 18 भागों में प्रस्तावित एवं 16 भागों में प्रकाशित है। यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि प्रकाशित कितने भागों में है और प्रस्तावित कितने भागों में है। अब जैसे इसका कुछ भाग जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। प्रथम खंड हिंदी साहित्य पीठिका, हिंदी साहित्य पीठिका। अब देखो मैंने कल आपको याद कराया था कि कोई चीज बहुत अगर भारी है तो उसमें पीठ लगा देते हैं लोग। पीठ कौन लगाएगा, जो बहुत ही बली होगा, यानी संपादक राजबली पांडे।
राजबली पांडे। इसी में 10वां खंड जो है, सोलहवां खंड हिंदी का लोक साहित्य भी एक आता है। तो जो विभिन्न खंड हैं ये पूछे भी जाते हैं। हिंदी का लोक साहित्य 16वां, हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय है। ये 16वां जरूर याद रखना है। और 10वां जो है उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र। उत्कर्ष काल काव्य उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र को हो जाता है। ये इनका 10वां पार्ट है। इसके अलावा नगेंद्र का एक और है जो याद रखना है, छठा भी इनका है, रीतिकाल रीतिबद्ध। रीतिकाल रीतिबद्ध यानी रीतिबद्ध जो धारा है इसी पर इनका शोध है या पीएचडी आप कह सकते हैं, रीतिबद्ध। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से रीतिबद्ध काव्य को पढ़ा जाना चाहिए। तो रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र का है, छठवां, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से चौथा भक्तिकाल निर्गुण भक्ति। चौथा जो है भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। तो परशुराम चतुर्वेदी का भी नाम खूब पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र के विद्वान हैं या इनका लेखन किस पर है। तो ये याद रखना है कि ये भक्तिकाल से संबंधित एक विद्वान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में तो ये तो हो गया। कुछ और इतिहास ग्रंथ हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उन इतिहास ग्रंथों को हम देख लेते हैं जो परीक्षा में अभी आ सकते हैं। जैसे कुछ इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे भाषा काव्य संग्रह, किसका है? महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास का है। ये भी कई बार पूछा गया है, इसे भी याद रखना है। कविता कौमुदी, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1917 में।
राम नरेश त्रिपाठी हैं इसके। इसका भाग पूछता है कि ये कितने भागों में प्रकाशित है, तो इसे आपको याद रखना है कि यह कितने भागों में प्रकाशित है। यह कुल 8 भागों में है। इसके बाद हिंदी के मुसलमान कवि हिंदी के मुसलमान कवि 1926 गंगा प्रसाद अखौरी। अभी 10:10 पर आप सबकी प्रैक्टिस क्लास है टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर, तो वहाँ आप सबको रहना है। ब्रज माधुरी सार मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ब्रज माधुरी सार ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। यह भी कई बार पूछा गया है, वियोगी हरि का भी। इसके अलावा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। ब्रज रत्नदास, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो कि एक आलोचनात्मक कृति है नंदुलाल वाजपेयी की। हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 1955। रामचंद्र तिवारी, तो ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। किसकी कृति है? बच्चन सिंह की। यहां से आलोचनात्मक कथन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखना है डेट सहित। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। राम स्वरूप, यहां से इन इतिहास ग्रंथों का अनुक्रम पूछा जा सकता है, यानी कह देगा कि इनके लेखन काल के आधार पर इनका अनुक्रम बनाइए। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां,
हिंदी साहित्य युग एवं हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा। जो अब बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। अब यह इतिहास ग्रंथ जो है यह स्त्री विमर्श परक है, पूछा भी जा सकता है। स्त्री विमर्श परक है ये। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939। मोतीलाल मेनारिया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोतीलाल मेनारिया। आधुनिक हिंदी साहित्य 1925। आधुनिक हिंदी साहित्य 1925, डॉक्टर कृष्णलाल। इसके अलावा सुकवि सरोज, 1927। गौरी शंकर द्विवेदी, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, उसके साहित्य का विकास 1930। इसके बाद डॉक्टर हरिओद। इसके बाद कुछ और इतिहास ग्रंथ हैं जो, जैसे हिंदी वीर काव्य 1945, टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये सारे इतिहास ग्रंथ याद रखने हैं। अब यहां पर जैसे एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, बताइए किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक
इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। और खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको लिखा दिया है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है? नीलाभ का है। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013, नीरजा माधव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जिनसे सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण रहा है वह काफी विवादास्पद रहा है, काफी महत्वपूर्ण भी रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आदिकाल जो है वह सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। आदिकाल का नामकरण, काल विभाजन, ये सबसे ज्यादा विद्वानों के बीच में मतभेद का कारण रहा है। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं काल विभाजन और नामकरण। इसके बाद 10:10 पर आप सबकी क्लास टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर होगी, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का ही जो है काल विभाजन, नामकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, इसको मिलाकर आपकी क्लास वहां पर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल विभाजन के आधार। तो अगर देखा जाए इतिहास में सबसे विवादास्पद कार्य क्या रहता है, तो इतिहास में सबसे विवादास्पद कार्य होता है काल विभाजन, नामकरण और रचनाओं की तिथि का निर्धारण करना। तो काल विभाजन और नामकरण पे जब हम बात शुरू करते हैं तो किन किन आधारों पर नामकरण हुआ, तो काल या समय के आधार पर कौन कौन से काल का नामकरण और विभाजन किया गया। जैसे आदिकाल, मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल या फिर आधुनिक काल। तो ये सारे जो आधार रहे हैं, किस आधार पर, तो टाइम यानी काल या समय के आधार पर ये इतने काल विभाजन हुए हैं। इसके अलावा साथियों काल विभाजन और नामकरण, खास करके नामकरण का जो एक आधार रहा है वह साहित्यकार के नाम के आधार पर, साहित्यकार के नाम पर। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग,
प्रेमचंद युगीन, शुक्ल युग। तो ये सारे आधार रहे हैं जिनके आधार पर हमने साहित्यकार के नाम को आधार बनाया और इनका विभाजन किया। इसके अलावा एक आधार और रहा है, कौन सा? प्रवृत्तियों के आधार पर भी नामकरण हुआ, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल। वीरगाथा में वीरता थी, भक्ति काल में भी भक्ति है। रीतिकाल और गद्यकाल। यानी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो वीरगाथा में वीरता की प्रवृत्ति है, भक्ति प्रवृत्ति है, रीति की प्रवृत्ति है और यहां पर गद्य की प्रवृत्ति है। इसी तरीके से कुछ हिंदी में सुधार और आंदोलन भी देखने के लिए मिलते हैं। सुधार और आंदोलन के आधार पर सुधार और अब सुधार और आंदोलन जो हुए उसमें एक नाम आता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल। तो ये प्रमुख रूप से दो नाम हमारे सामने आते हैं जो आंदोलनों को आधार बना के नामकरण हुए। अब बात करते हैं जो काल विभाजन हुआ है, क्योंकि यहां से सवाल आपके यहां पूछा जाता है। आपको भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छठ मैया से प्रार्थना है कि आप सबको जल्दी जल्दी एक रोजगार दिला दें। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट एक बार लाइक कर दें। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो हम बात करेंगे काल विभाजन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काल विभाजन का प्रथम श्रेय ग्रियर्सन को जाता है, क्योंकि इसके पहले चाहे वो तत्कुराई सुअराई हिंदी हो या फिर गारसा दतासी हो या फिर शिव सिंह सेंगर हो, इन लोगों ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। वर्णानुक्रमी पद्धति पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आधार बनाकर कवियों का क्रम उन्होंने रख दिया। हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा इस पर भी प्रयास नहीं किया, लेकिन इस पर पहला प्रयास किसने किया काल विभाजन का? वह है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है वह आयरलैंड से छपता है। सही बात है? नहीं, आयरलैंड से तो जो फ्रेंच का इतिहास है वो छपता है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में 88 में यह 1888 में ग्रंथ छपता है और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। और इसका हिंदी अनुवाद भारत के विद्वान हैं किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करते हैं काल विभाजन पर। तो काल विभाजन में इनका काल विभाजन याद रहना चाहिए। तो 11 या 12 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। अब इसका दो आधार है। पेपर में 11-12 अगर दोनों दिया रहेगा तो आप किसको सही मानेंगे? 11 और 12 अगर दोनों दिया रहे तो किसको आप सही मानेंगे? चलिए इनके नाम लिखते हैं।
तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं काल विभाजन क्या है, भूमिका को अगर आप जोड़ें तो टोटल 12 होते हैं और भूमिका को हटा दें तो यहां ये 11 होते हैं। सबसे पहले चारण काल 700 से 1300, तो सब का जो निर्धारण है वो इन्होंने ईस्वी में ही किया है। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, पंद्रहवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तो कुछ काल हैं जिनकी डेट इन्होंने लिखी है और कुछ काल जिसकी डेट इन्होंने नहीं लिखी है। जैसी कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। अब ये 1500 से 1600 ईस्वी तक चला है। फिर रीति काव्य, रीति काव्य का समय 1580 से 1692 इन्होंने रखा। तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। फिर नौवां 18वीं शताब्दी, दसवां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में, इसको भी याद भी करा दूंगा आपको, 1800 से 1857, क्योंकि 1857 में जब क्रांति होती है फिर कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान आ जाता है। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान आ जाता है। तो अगर इसको हम पूरा विभाजन देखें तो इस तरह से हो जाता है। काल विभाजन उन्होंने 11 भागों में किया। चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अनुप्रवर्ती 18वीं शताब्दी, और उसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये टोटल इनका काल विभाजन हो जाता है। अब देखिए इसके दो आधार हैं। एक तो ट्रिक बना लेंगे आप, एक तो हम इसका ट्रिक बना लेंगे, जैसे सी से चारण काल और पी से 15वीं शताब्दी। ठीक है, तो एक जगह है दिल्ली में, एक जगह है दिल्ली में
कनॉट प्लेस, क्या नाम है उसका, कनॉट प्लेस। बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है, राजीव चौक भी उसको कहते हैं, मेट्रो स्टेशन है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सीपी यानी कनॉट प्लेस, सी फार चारण, पी फार 15वीं, जायसी यानी सीपी जा। हमने कहा किससे कि सीपी जा। सीपी क्यों जाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां से वहां अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा, ब्रज, यानी ब्रज आपको जाना है। तो ब्रज जाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, पहले सीपी जा ब्रज, सीपी जा ब्रज, और वहां पर तुमको मुतु मिलेगा। क्या कौन मिलेगा, मुतु। तो यहां पर सीपी जा ब्रज। अब मत भी इसको याद कर सकते हैं, मुतु भी याद कर सकते हैं। तो अगर मत याद करेंगे तो ट्रिक अच्छा रहेगा। तो सीपी जा ब्रज मत। फिर अब आपने देखा कि एक व्यक्ति कह रहा है कि सीपी चले जाओ लेकिन ब्रज मत जाओ। अब ब्रज मत जाओ, क्यों न जाओ, क्योंकि वहां पर ऋतु, क्योंकि वहां पर ऋतु क्या है, एक लड़की है, क्योंकि वहां पर ऋतु 18, ऋतु वहां पर 18 कंपनी, 18 कंपनी के साथ, अब इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, 18 कंपनी, 18 कंपनी की विक्ट्री देखने गई है, तो एक ट्रिक तो ये बन गई। क्या ट्रिक बनी कि सीपी जा ब्रज मत। किसी को कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि आप सीपी चले जाओ लेकिन ब्रज मत जाओ। क्यों मत जाओ, क्योंकि वहां ऋतु जो है वो 18 कंपनी की विक्ट्री देखने गई है, यानी विक्ट्री परेड हो रही है। कहां विक्ट्री परेड हो रही है, तो विक्ट्री परेड हो रही है ब्रज में, तो इसलिए वहां मत जाओ क्योंकि वहां पहले से ही ऋतु गई है। तो सीपी जा ब्रज मत जा, क्योंकि ऋतु जो है 18 कंपनी की विक्ट्री जो है देखने वहां पर ब्रज में गई है, तो वहां जाने से बचो। तो एक तो ट्रिक ये हो गया। ये इसके अलावा एक ट्रिक जो हम लोग पढ़ते हैं चलते हुए क्रम में, कैसे पढ़ते हैं, चलते हुए क्रम में ट्रिक को याद करते हैं। चलते हुए क्रम में कैसे हुआ कि एक बार की बात है कि जो है इसके रचनाकार हैं यानी ग्रियर्सन जो है वह, उनको किसी ने बताया कि अगर आप जाके, क्योंकि भारत में यह परंपरा थी पैर छूने की, चरण छूने की, और कहीं थी नहीं, तो उनको किसी ने बताया कि ऐसा है जाइए और आप चरण छूइए। तो वो सबसे पहले क्या जाते हैं, चरण छूते हैं। और चरण जब वो छूते हैं तो लोगों ने क्या कहा कि यार ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक पुनर्जागरण कर रहा है। अब ग्रियर्सन अंग्रेज है और जाके लोगों के पैर छूने लगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये चरण छूने आया है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, पुनर्जागरण कर रहा है। और वो पैर छूते छूते कहां पहुंच गए, जायसी के यहां पहुंच गए, यानी पूरे देश में उनको जाना था। तो वो चरण छूते छूते आगे बढ़े, लोगों ने उनको बड़ा धार्मिक कहा और पहुंच गए जायसी के यहां। तो जायसी के यहां जब पहुंचे तो देखे जायसी जी प्रेम कविता सुना रहे थे। तब उन्होंने कहा कि भाई मेरे पैर छूने से कुछ नहीं होगा, भगवान के पैर जाके छुओ, और भगवान कहां बसते हैं, ब्रज में बसते हैं। तो वो जायसी के पास से निकले और फिर ब्रज पहुंच गए। ब्रज में जाके उन्होंने सबके पैर छुए। तो ब्रज के जब पैर छू रहे थे तो ये बात किसको मालूम चली, मुगलों को मालूम चली कि अरे बताओ, मुगल इस समय देश के राजा हैं और पैर ये ब्रजों के छू रहे हैं। तो फिर उनको मुगल दरबार में बुला लिया गया और मुगल दरबार में भी जाके वो पैर छूते हैं सबका। वहां से जब पैर छुए तो मुगल दरबार कहां लगा था, अकबर का इलाहाबाद में। तो किसी ने बताया कि भाई जब यहां तक चले ही आए हो तो बगल में तुलसीदास रहते हैं राजापुर में, चले जाओ वहां भी तुलसीदास का भी पैर छू लो।
तो मुगल दरबार से निकले और फिर कहां पहुंच गए, तुलसीदास के यहां पहुंच गए और तुलसीदास का भी उन्होंने पैर छुआ और तुलसीदास का पैर छूते छूते जमाना बदल गया और जमाना बदल के कहां पहुंच गया, सीधे सीधे रीति काव्य में पहुंच गया और वो देखने लगे चारों तरफ सुर सुरा मदिरा ये सब चल रहा है, रीति काव्य में पहुंच गए और फिर उनको एकाएक मालूम चला कि अब तुलसी का जमाना नहीं रहा, तो तुलसी के अन्य प्रवर्ती हो गए और फिर तब तक क्या हुआ, 18वीं शताब्दी आ गई और 18वीं शताब्दी के बाद भारत में 1857 की क्रांति हुई और कंपनी के शासन का अंत हो गया और कंपनी का शासन का जब अंत हुआ तो भारत में विक्टोरिया का शासन हो गया और सबसे अंत में आके वो विक्टोरिया के पैरों पे गिर पड़ते हैं कि अब मुझे बचा लीजिए। यानी ग्रियर्सन यहां पैर छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। सबसे पहले वो चरण छूने के लिए निकले तो लोगों ने कहा बड़े धार्मिक हैं, फिर जायसी का पैर छुए तो जायसी के पैर छुए, उन्होंने कहा कि भाई जाओ ब्रज में पैर छुओ, मेरे पैर छूने से कुछ नहीं होगा। ब्रज में पैर छूने गए तो लोगों ने मुगल दरबार में भेज दिया, मुगल दरबार इलाहाबाद में लगा था, मुगल दरबार के बगल ही तुलसी का घर था, तुलसी के यहां चले गए, तुलसी के यहां किसके बाद जमाना बदल गया, रीति काव्य में पहुंच गए और फिर तुलसीदास के जो अन्य प्रवर्ती थे उसमें फिर वो कहां पहुंच गए, 18वीं शताब्दी में पहुंच गए पैर छूते छूते। शुरुआत कहां से की है, 700 शताब्दी से और पैर छूते छूते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए। 18वीं शताब्दी में भी सबका उन्होंने पैर छुआ और फिर क्या हुआ, इतने में कंपनी का शासन आ गया, कंपनी का शासन शुरू हो गया और कंपनी का शासन फिर खत्म भी हो गया। कैसे, जब विक्टोरिया जी आ गई तो 18वीं शताब्दी फिर कंपनी का शासन और फिर कंपनी का शासन खत्म हुआ क्योंकि विक्टोरिया आ गई, तो विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से हम चलते हुए क्रम में भी इसको याद कर सकते हैं और इस ट्रिक के आधार पर भी इसको हम याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक यही है कि सीपी जा ब्रजमत रीतु 18 कंपनी की विक्ट्री देखने गई है, तो वहां विक्ट्री परेड हो रही थी ब्रज में, उसी को देखने के लिए रीतु चली गई थी, इसीलिए किसी ने कहा कि सीपी जा ब्रज मत। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक है, दोनों से आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला जो है मिश्र बंधुओं का जो विभाजन है वो काफी महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु तो 700 से 1444 विक्रम संवत, तो इन्होंने पूरा विभाजन जो किया है विक्रम संवत में किया है। आरंभिक काल, पूर्व, आरंभिक और उत्तर आरंभिक। 700 से 1343 और 1343 से 1444। फिर उनका आता है माध्यमिक काल, माध्यमिक काल आ जाता है 1445 से 1630। पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, और प्रौढ़ माध्यमिक। ठीक है, तो माध्यमिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। 1445 से 1560, 1560 और 1561 से 1630, 1561 से 1630।
ये इसका काल विभाजन रहा। तीसरे काल को उन्होंने अलंकृत काल कहा है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, अलंकृत काल से भी। अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल, जिसका समय 1681 से 1690, और अलंकृत काल के बाद परिवर्तन काल, और इसके बाद वर्तमान काल। तो ये इनका विभाजन रहा है। अलंकृत काल को उन्होंने पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत दो भागों में बांटा है। और इनका जो समय निर्धारण उन्होंने किया 1681 1790, और एक काल को दूसरे काल से ही जोड़ लेते हैं। उसके एक साल बाद 1791 से 1889, 1791 से, अब इसका जो शुरू होगा वो 90 से शुरू होगा। परिवर्तन काल 1890 से 1924, वर्तमान काल 1926 से अब तक। इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि जितनी भी डेट है वो सब संवत में है। जितनी भी डेट इसमें दी गई है वो सारी डेट किसमें है? संवत में है। ठीक है। अगला जो विभाजन है जिसको याद रखना है, आचार्य शुक्ल का जो विभाजन है वो याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। आदिकाल, वीरगाथा काल 1050 से 1375, संवत में इन्होंने भी रखा है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, तो पहली बार दोहरा नामकरण यहां से मिलता है 1375 से 1700, ये भी संवत में ही रहेगा। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, रीतिकाल, अब उत्तर मध्यकाल से रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से लेकर 1900 तक का माना जाता है। 1700 ले से 1900 संवत तक का जो समय है यह किसका माना जाता है? यह उत्तर मध्यकाल का माना जाता है। तो जब शुक्ल जी ने विभाजन किया तो इस विभाजन में आधुनिक काल का विभाजन उन्होंने किया है। किसका किया है? आधुनिक काल का भी विभाजन उन्होंने किया है। गद्य काल 1900 से 1984, गद्य काल के लिए 1900 से 1984 संवत तक उन्होंने इसका विभाजन किया है। तो ये प्रमुख काल विभाजन रहा है। बाकी इसमें और जो महत्वपूर्ण काल विभाजन हैं उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब ठीक 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद यानी 10:10 पर हम लोगों की मुलाकात होगी टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण आदिकाल से संबंधित, हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको हल कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।